सब्सक्राइब कीजिए ध्येय आईएएस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, मैं सुनील वर्मा ध्येय आईएएस टीम की ओर से आपका स्वागत करता हूं ध्येय टीवी पर। हम बात करेंगे डेली करंट अफेयर्स के अपने प्रोग्राम पर, जैसा कि हम प्रतिदिन करते आए हैं। इस वीडियो में दो टॉपिक मैं आपसे डिस्कस करूंगा। पहला है रेमिटेंस पर वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट। देखेंगे आखिर विश्व बैंक की इस रिपोर्ट में कौन कौन सी चुनौतियां पूरे विश्व के लिए, भारत के लिए, तो साथ ही साथ आने वाले समय में कामगारों को लेकर विश्व किस रूप में बदलता हुआ दिखाई दे रहा है, इसका उल्लेख किया गया। इसको हम डिस्कस करेंगे। वहीं जो दूसरी खबर है उसमें हम डिस्कस करेंगे H1B वीजा। तो देखेंगे आखिर यह H1B वीजा क्या है, इसमें कटौती करने के प्रयास कौन से किए जा रहे हैं और किस प्रकार के परिणाम हमारे सामने इसके दिखाई देते हैं। तो साथ ही साथ भारत को यहां पर किस तरह से अब एक जो है कि ट्रिगर पॉइंट के रूप में इसको लेना चाहिए और सचेत हो जाना चाहिए कि कैसे वह जो बाहर जाने वाले लोग हैं जो H1B वीजा प्राप्त करके यूएस से जाते हैं उनको कैसे वह रोके। यह जो दोनों टॉपिक हैं इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। इन्हीं दोनों टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे रेमिटेंस। रेमिटेंस या प्रेषित धन, जिसको हिंदी में प्रेषित धन के रूप में हम बोलते हैं, इसका तात्पर्य यह होता है कि कोई प्रवासी कारीगर या कामगार जब वो बाहर जाता है तो अपने ऊपर जो खर्च वह कर सकता है या वो करता है, उसके बाद जो उसके पास सरप्लस पैसा होता है और जिसको वह अपने घर के लिए, परिवार के लिए, समुदाय के लिए भेजता है, इसी को रेमिटेंस बोलते हैं। आसान शब्दों में मान लीजिए मेरे परिवार का एक व्यक्ति, अब मान लीजिए मेरा वो छोटा भाई हो सकता है, वह विदेश गया, उसने कुछ इनकम की, अर्थात कुछ वो रोजगार कर रहा है और जो उसने पैसा अब बचा कर हम लोगों के लिए भेजा, इसी को कहेंगे हम रेमिटेंस। लंबे समय से लोग रोजगार की तलाश में विदेशों में जाते रहे, ये हमको पता है, और वह जब जाते रहे हैं तो इसमें एक पॉइंट आता है और वह जो समय काल है, जो पॉइंट है जहां से यह मजदूरों का प्रवास तेजी से आगे बढ़ता है, उसको हम जानते हैं वैश्वीकरण। जी हाँ, आपने सुना होगा वैश्वीकरण से सिर्फ वस्तुओं का ही आदान प्रदान नहीं बढ़ा बल्कि सेवाओं का भी बढ़ा। तो सेवा क्या है कि जो हमारे यहाँ से इंजीनियर, डॉक्टर्स, हमारे यहाँ से स्किल्ड लोग जो बाहर जाते हैं, चाहे वो गल्फ कंट्री जाएं, यूएसए जाएं, यूरोप के क्षेत्रों में जाएं, कहीं भी जाएं, तो जो यह जो गति है यह वैश्वीकरण के कारण काफी तेजी से बढ़ी है। हालांकि इंडिया के संदर्भ में अगर हम बात करें तो शुरू से ही भारतीयों का जो झुकाव रहा है, अगर पंजाब के क्षेत्रों को आप देखें तो वहां के लोगों का यूएसए और कनाडा को लेकर रहा है। ठीक इसी तरह से अगर दक्षिण भारत के राज्यों को लेकर देखें तो आपको काफ़ी बड़ी संख्या में गल्फ कंट्री और साथ ही साथ लैटिन अमेरिका के देशों मिलेंगे। अगर आप यूपी बिहार के लोगों का बात करें तो यहाँ पर अफ्रीका के साथ साथ लैटिन अमेरिका और जहाँ पर अनस्किल्ड लेबर की आवश्यकता बहुत ज़्यादा होती है, उन सभी क्षेत्रों में प्रवास करते हैं। अब ये जब प्रवास करके जाते हैं तो वहाँ से यह पैसा जो बचा कर भेजते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, रेमिटेंस बोलते हैं। चीन, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसे आदि देशों से बहुत बड़ी संख्या में यह लोग जाते हैं और ये जब जाते हैं तो क्या करते हैं, यह जो रेमिटेंस भेजते हैं, इससे न सिर्फ जो है कि उनके परिवार, उनके समुदाय का ही विकास होता है, बल्कि यह भारत जैसे विकासशील अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा योगदान देता है। वर्ष 2019 में लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज, अर्थात जो कम इनकम वाले और मध्यम इनकम वाले जो देश हैं, इन लोगों को, इन देशों को लगभग 554 बिलियन अमेरिकी डॉलर प्राप्त हुआ था। आप समझ लीजिए यह डॉलर किस में है, बिलियन डॉलर में 554 बिलियन अमेरिकी डॉलर प्राप्त हुआ था। और यह क्या है, काफ़ी बड़ी है, कई देशों की अर्थव्यवस्था से बड़ी है। और ये किसके द्वारा भेजी गई थी, यह भेजा गया था प्रवासी मजदूरों के द्वारा। तो कुल मिलाकर जब यह इतना बड़ा अमाउंट पूरे विश्व को प्राप्त होता
होता है उसमें से भारत को भी प्राप्त होता है। अभी बताऊंगा मैं भारत को कितना प्राप्त होता है। तो इससे क्या होता है, सभी देशों में गरीबी दूर करने के प्रयासों को गति मिलती है, क्योंकि जो लोग अपने परिवार के लिए, अपने समुदाय के लिए पैसा भेजते हैं वह उसका यूज करता है गरीबी दूर करने में। पोषण में वृद्धि होती है, अर्थात उनका लाइफ स्टैंडर्ड बढ़ता है, शिक्षा और स्वास्थ्य का स्तर में सुधार आता है, और सबसे बड़ी बात क्षेत्रीय असमानता भी जो है कि क्या होती है, घटती है। क्षेत्रीय असमानता कैसे, जैसे मान लीजिए आपने देखा होगा कि जो हमारे कोस्टल एरिया वाले क्षेत्र हैं, जैसे गुजरात ले लीजिए, महाराष्ट्र ले लीजिए, कर्नाटक ले लीजिए, आंध्रा ले लीजिए, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ के लोगों का विश्व के साथ जुड़ाव ज़्यादा होता है, तो ये व्यापार ज़्यादा करते हैं, इसीलिए इनके पास पैसा क्या होता है, ज़्यादा होता है। अब जो है कि जो अंदर वाले क्षेत्र हैं, जैसे हम बिहार को लेकर हम बात कर लें, हम जो है कि छत्तीसगढ़, झारखंड को लेकर बात करें, तो यहाँ के जो क्षेत्र हैं, यह जो राज्य हैं, इनका कोई कोस्टल एरिया, तो कोई तटीय राज्य क्षेत्र तो है नहीं जहाँ से समुद्र लगे और ये व्यापार कर सके। तो यहाँ के लोग जब क्या करते हैं, विदेश जाते हैं, तो यह अपने जो पैसे बचाकर भेजते हैं। इससे क्या होता है कि जो राज्य अभी व्यापार करके इतना पैसा नहीं कमा पा रहे थे, या वहां के लोगों के द्वारा रेमिटेंस के रूप में जो पैसा प्राप्त होता है, तो वह राज्य भी क्या होते हैं, आगे बढ़ते हैं। इस तरह से जो क्षेत्रीय एक असमानता क्रिएट हो चुकी है, उसको भी भरने में क्या होता है, बहुत बड़ा रोल अदा करता है। और इस तरह से इससे पूरे देश का क्या होता है, विकास होता है। अन्य किसी प्रवाह की तुलना में, अर्थात पैसे के अगर हम सोर्स देखें, तो उसमें यह माना जाता है कि रेमिटेंस के द्वारा जो पैसा प्राप्त होता है सामान्यतः वह स्थिर होता है। कैसे स्थिर होता है, अगर मान लीजिए इंडिया में कोई कहे कि आज बंद है, कोई कहे आज जो है कि किसी कारण से चुनाव है और यहाँ पर जो है कि उत्पादन नहीं हो सकता, बहुत सी गतिविधियां होती हैं जिससे किसी देश के अंदर क्या होता है, उत्पादन ठप हो जाता है। अब उत्पादन ठप हो गया तो वहाँ पर क्या होता है, आय के स्रोत समाप्त हो जाते हैं। लेकिन चूंकि जो प्रवासी कामगार हैं वह जो है कि अनेक देशों में गए हैं, तो किसी एक देश में अगर क्या होता है, असंतुलन होता है, अस्थिरता उत्पन्न होती है, तो दूसरे देश से पैसा आता रहता है। और देखिए उसका एक इम्पैक्ट ये होता है कि मान लीजिए कोई आपदा आ जाए, कहीं मान लीजिए कहीं बाढ़ आ गया, कहीं भूकंप आ गया, तो ऐसे समय पे यह देखा गया है कि रेमिटेंस ज्यादा आता है। कैसे ज्यादा आता है, मान लीजिए मैं बिहार का रहने वाला हूं और बिहार में मेरे यहाँ जो मेरा घर है, जो मेरा गांव है, वह बाढ़ में डूब गया या ऐसी कोई कंडीशन क्रिएट हो गई। स्वाभाविक है जो मेरे परिवार का, मेरे क्षेत्र के जो लोग बाहर हैं, वो ज़्यादा बड़ी मात्रा में पैसे भेजेंगे। तो जब ज़्यादा बड़ी मात्रा में पैसे भेजेंगे तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि वहाँ से बाहर से तो पैसा आता ही रहता है, अगर क्या हो जहाँ पर वह गए हैं वहाँ पर कोई दिक्कत ना हो। लेकिन वर्तमान समय में क्या है, कोविड-19 के कारण सिर्फ इंडिया में लॉकडाउन नहीं है, बल्कि पूरे विश्व में अधिकांश देशों में लॉकडाउन है। तो इस वजह से रेमिटेंस पर काफ़ी जो है कि प्रभाव पड़ा है। और इसके कारण कहा गया है कि आने वाले समय में रेमिटेंस में कमी आ सकती है। यह बात मैं नहीं कह रहा हूं, यह कहा जा रहा है विश्व बैंक के द्वारा। और विश्व बैंक की एक संस्था है जिसका नाम है अनुसंधान शाखा, जो क्या करती है, माइग्रेशन एंड रेमिटेंस यूनिट। जैसे वर्ल्ड बैंक में भी अब काम करने के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट हैं, तो इसी में है एक जो शाखा इसका माइग्रेशन एंड रेमिटेंस यूनिट। यह क्या करती है, एक रिपोर्ट निकालती है जिसका नाम है माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ का मतलब होता है संक्षिप्त में। तो ये माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट को लेकर जो ब्रीफ करती है, रिपोर्ट जारी करती है, इसी ने एक रिपोर्ट जारी किया है। चूंकि हम इस संस्था का नाम इसलिए नहीं लेते, हम यह कह देते हैं वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किया गया है, क्योंकि वह यूनिट तो क्या है, वर्ल्ड बैंक का। इसने अभी एक रिपोर्ट जारी की है जिसका शीर्षक है कोविड-19 क्राइसिस थ्रू इमिग्रेंट्स लेंस। अर्थात इसमें यह कहा गया है कि कोविड-19 को आप जो है कि यह माइग्रेंट्स जो है, जो इमिग्रेंट्स हैं, इनके लेंस से देखिए तो आपको पता चलेगा कि इस समय यह कोविड-19 काफ़ी घातक बीमारी हो चुकी है। और ये घातक बीमारी इसलिए हुई है कि पहले यह लोगों को जान से जो है कि ख़त्म कर रही थी, अर्थात उनके जन धन का क्षति का कारण बन रही थी। अब इसने क्या किया है, रोजगार भी छीनना चालू कर दिया है। और इसके वजह से आने वाले समय में यह जो माइग्रेशन करके
लोग गए हुए हैं, इनके सामने काफ़ी चुनौतियां आ सकती हैं। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि यह जो कोविड-19 का जो हम आर्थिक क्षेत्र पर ये दुष्प्रभाव देख रहे हैं, जो निगेटिव इम्पैक्ट देख रहे हैं, इसको लंबे समय के बाद ही पटरी पर लाया जा सकता है। अर्थात हम ये नहीं कह सकते कि 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने में सभी चीज़ें पहले की तरह हो जाएंगी। और ये रिपोर्ट थोड़ी सी डरावनी भी है। डरावनी इसलिए है कि कई बार क्या होता है, हम ऑप्टिमिस्टिक होकर ये सोचते हैं कि हम मेहनत ज़्यादा करके अर्थव्यवस्था बना लेंगे, लेकिन मेहनत करने के लिए आपको क्या चाहिए? रोजगार चाहिए। और इस रिपोर्ट में यह कहा गया है आने वाले समय में पूरे विश्व में रेसिज्म अर्थात नक्सलवाद और जेनोफेबिया अर्थात विदेशी द्वेष की भावना बढ़ेगी। अब इसका मतलब क्या है? रेसिज्म को इस रूप में समझिए कि अगर हम भारतीय अमेरिका में जाकर कार्य करते हैं तो उन लोगों को लग सकता है, एक तो कोविड-19 की वजह से पहले ही हमारा रोजगार समाप्त हो गया है, ऊपर से इंडिया के लोग आकर हमारे रोजगार छीन रहे हैं, वो हम पर हमला कर सकते हैं। साथ ही साथ जेनोफेबिया विदेशी द्वेष का मतलब यह है कि मान लीजिए इंडिया में जो है कि अगर कोविड-19 का प्रसार ज़्यादा हो जाता है और किसी तरह से अगर अमेरिका में उस समय तक जो है कि कोविड-19 रुक जाता है, हम लोग अगर वहाँ पर जाते हैं, उनको लग सकता है, हो सकता है इस व्यक्ति में कोरोना वायरस हो। कोरोना वायरस समाप्त हो जाए तो हो सकता है कोई दूसरा वायरस हो, और इसके वजह से आने वाले समय में एक देश के लोगों में दूसरे देश के लोगों के प्रति ये जो द्वेष की भावना बढ़ेगी, इसी को बोलते हैं जेनोफेबिया। तो कहा यह गया है कि पूरे विश्व में, किसी एक देश में नहीं, पूरे विश्व में क्या होगा, यह रेसिज्म और जेनोफेबिया की जो प्रवृत्ति बढ़ेगी, यह काफ़ी घातक है। आगे कहा गया है इस रिपोर्ट में, रोजगार के अवसर कम होंगे, मजदूरी की दर कम होगी, और साथ ही साथ सभी देश अपने नागरिकों को वरीयता देंगे। और जब वरीयता देंगे तो इससे क्या होगा, जो बाहर से लोग आने वाले हैं उनकी संख्या कम होगी, और जो लोग आएंगे भी उनके प्रति अविश्वास की भावना बढ़ेगी, और कई बार यह अविश्वास की भावना हिंसा का भी रूप धारण कर सकती है। इसलिए आने वाले समय में यह जो प्रवासी कामगार हैं यह कम जाएंगे, और जब कम जाएंगे तो इससे क्या होगा, उनको रेमिटेंस भी कम प्राप्त होगा। अब देखिए, जैसा कि मैंने कहा कि कोविड-19 का आर्थिक दुष्प्रभाव, इसका निगेटिव इंपैक्ट बहुत ज़्यादा है। इसको इस रिपोर्ट में कहा गया है कि देखिए, इससे पहले की जो बीमारियां हैं, कोविड-19 से पहले महामारियों से अगर तुलना करें, आर्थिक प्रभाव पर क्षति को देखें, तो हमें पता चलेगा कि कोविड-19 के कारण अभी तक सिर्फ जो है कि पूरे वर्ल्ड की जीडीपी जो है कि 8.74% की जो है कि गिरावट दर्ज की जा चुकी है। इसी तरह से अगर हम स्वाइन फ्लू को देखें तो उसकी वजह से मात्र 2.64%, और सार्स जो कि कोरोना वायरस का प्रथम चरण था, उसके वजह से 3.05%, और स्पेनिश फ्लू जो कि आपके फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय आया था, इसके वजह से 0.82% का सिर्फ प्रभाव पड़ा था। तो आप देखिए, जो है कि आप स्पेनिश फ्लू ले लीजिए, सार्स ले लीजिए, स्वाइन फ्लू ले लीजिए, इन सबसे अगर यार इन सभी को मिला दिया जाए तो भी इतना निगेटिव इम्पैक्ट अर्थव्यवस्था पर नहीं पड़ा था जितना अर्थव्यवस्था पर प्रभाव कोविड-19 का पड़ रहा है। इस तरह से यह चीज़ स्पष्ट होती है कि आने वाले समय में हमारे सामने चुनौतियां काफ़ी ज़्यादा हैं। अब देखिए, इसमें यह भी कहा गया है कि वर्ष 2020 में भारतीय प्रवासियों द्वारा भेजे जाने वाले जो रेमिटेंस की मात्रा थी, उसकी तुलना में इस वर्ष क्या होगा, 23% की गिरावट आ सकती है। अगर हम इसको कंपेयर करें 2019 के डेटा से, 2019 में भारतीयों को लगभग 83 बिलियन यूएसडी अर्थात यूएस डॉलर प्राप्त हुआ था, जिसमें अब लगभग वर्ष 2020 में इसमें क्या होगा, लगभग 23% की कमी होगी, और जो हमें 83 बिलियन यूएसडी प्राप्त हुआ था अर्थात यूएस डॉलर प्राप्त हुआ था, वह सिमट जाएगा 64 यूएसडी तक। अब इससे आप समझ सकते हैं कि हमें कितनी बड़ी क्षति होने वाली है। आप इसको एक चीज़ और समझिए, ये बिलियन डॉलर में है, रुपए में नहीं है, डॉलर में है, तो आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी हमारे लिए जो है कि क्षति है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ भारत पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा, जिन देशों से भी लोग जाते हैं सबको इसका जो है कि निगेटिव इंपैक्ट देखना पड़ेगा। इसी तरह से पाकिस्तान के रेमिटेंस में भी लगभग 23% की गिरावट, बांग्लादेश के रेमिटेंस में 22% की गिरावट, नेपाल के रेमिटेंस में 14%, श्रीलंका के रेमिटेंस में 19% की गिरावट दर्ज की जाएगी, और ठीक इसी तरह से चाइना के रेमिटेंस में भी गिरावट दर्ज की जाएगी। भारत और चीन विश्व के वो सबसे अधिक रेमिटेंस प्राप्त करने वाले देशों में से हैं, स्वाभाविक इन्हीं को क्या होगी, ज़्यादा क्षति होगी। एक चीज़ और कहा गया है
कि अभी जो ये ना सिर्फ रेमिटेंस में कमी प्राप्त होगी, बल्कि आने वाले समय में यह रेमिटेंस में और गिरावट हो सकती है। इसके लिए यह ऐसा इसलिए कहा जा रहा है कि आने वाले समय में पूरे विश्व में अवसर की कमी होगी। तो जो मजदूरों को विदेशों में जाकर रोजगार मिलता था, वह रोजगार नहीं मिलेगा और उसका घातक प्रभाव अर्थव्यवस्था पर दिखाई देगा। अब देखिए, इसको हम कंपेयर करें कि किन क्षेत्रों में कहां पर कैसा होगा, तो इसको इस रूप में समझिए। आप देखिए, जो मध्य पूर्व वाला जो क्षेत्र है, जो गल्फ कंट्री वाला क्षेत्र है, वहां पर क्या होता, बड़ी संख्या में भारत से और पड़ोसी मुल्कों से लोग जाते थे और वहां से बहुत ज़्यादा पैसा हमको प्राप्त होता था। लेकिन वहां पर तेल की कीमतें, चूंकि मध्य पूर्व वाले जो देश हैं उनकी अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार वहां पर उत्पादित होने वाला तेल है, तो चूंकि तेल की कीमतों में गिरावट आई है, इसके वजह से यहाँ पर जो लोग काम कर रहेंगे भी उनको भी कम आय प्राप्त होगी और रेमिटेंस फलस्वरूप क्या होगा, कम प्राप्त होगा। यूरोप और अमेरिका में चूंकि कोविड-19 का दुष्प्रभाव सबसे ज्यादा है, इसके वजह से वहां पर जो उच्च आय प्राप्त करने वाला भारतीय समूह था, उसकी आय पर प्रभाव पड़ेगा और रेमिटेंस क्या होगा, कम आएगा। इसी तरह से परिवहन, होटल, समुद्री व्यापार, टूरिज्म के क्षेत्र में जो बड़ी संख्या में हमारे जो है कि प्रवासी कामगार अपनी सेवाएं देते हैं, इन सेवाओं की मांग में काफी कमी आएगी और इन सभी कारणों की वजह से क्या होगा, हमको कम आय प्राप्त होगी और इसी तरह रेमिटेंस क्या होगा, कम प्राप्त होगा। इसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति कितनी ही जद्दोजहद के बाद कुछ पैसे इकट्ठा करता भी है, तो भी अब उसकी बचत कम होगी, क्योंकि पूरी ग्लोबल चेन अर्थात जो पूरे विश्व में जो सामान की सप्लाई थी वो ब्रेक हो चुकी है। इसके वजह से महंगाई बढ़ेगी और जब महंगाई बढ़ेगी और आय पहले ही कम हो चुकी है, तो उसके द्वारा जो बचा पाने की क्षमता थी या जो उसके पास सरप्लस पैसा होता था जिसको वो भेजता था, वह क्या होगा, कम होगा और इस तरह से इससे भी क्या होगा, रेमिटेंस की जो है कि जो अमाउंट है उसमें कमी आएगी। इसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि सिर्फ बात यहाँ पर रेमिटेंस की नहीं है, आने वाले समय में संरक्षणवाद का भाव बढ़ेगा। संरक्षणवाद का मतलब होता है कि अपनी इकोनॉमी को प्रोटेक्ट करना, अपने यहाँ के लोगों को बांधना। जो हमने एलपीजी का मॉडल अपनाया था, वैश्वीकरण, उदारीकरण, निजीकरण का जो एक पॉलिसी पूरे विश्व ने अपनाया था, अब इससे इतर संरक्षणवाद की भावना बढ़ेगी। इसका मतलब है कि सभी देश पहले अपने देश के लोगों के, कामगारों के विषय में सोचेंगे, उसके बाद बाहर के से आने वाले लोगों। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल अभी मैं आपको यूएस का दूंगा और वहां पे मैं बताऊंगा कि जो H1B वीजा में कटौती की गई है, दरअसल ये वर्ल्ड बैंक की इस रिपोर्ट को सही सिद्ध करती है। तो अब देखिए, जब रेमिटेंस कम आएगा तो किसी भी देश में क्या होगा, विदेशी मुद्रा भंडार में कमी आएगी, तरलता कम होगी, चूंकि पैसा ही कम आएगा तो तरलता में कमी आएगी, कुपोषण और गरीबी जैसी समस्याएं क्रिएट होंगी और साथ ही साथ सबसे बड़ी बात यह है कि अब देश के अंदर भी रोजगार प्राप्त करने की होड़ मचेगी और इसके वजह से आपको एक नया जो है कि चुनौती उत्पन्न होगी कि कैसे पहले से ही जिन देशों में बेरोजगारी की दर ज्यादा है, अब वहां पे रोजगार मांगने वाले लोगों की संख्या ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि अब लोग विदेश जाना पसंद नहीं करेंगे। उनको लगेगा कि हमें भारत में रह के रोजगार प्राप्त करना है, तो एक बेरोजगारी की नई चुनौती उत्पन्न होगी। बेरोजगारों की संख्या यदि ज्यादा रही तो आने वाले समय में काफी लोग गरीबी रेखा से नीचे होंगे। तो कुल मिलाकर भारतीय अर्थव्यवस्था के सामने एक जो सबसे बड़ी चुनौती है कि कैसे वह रोजगार क्रिएट करता है, कैसे किन उद्योगों को बढ़ावा देता है, तो साथ ही साथ किस तरह से वह अपने यहाँ जो गरीबी, अशिक्षा, कुपोषण की ये जो समस्याएं हैं उनको कैसे वो दूर करने का प्रयास करता है। आई होप आप इससे ज़्यादा सोच पा रहे होंगे। आइए हम बात करते हैं दूसरे टॉपिक पर, जो कि है H1B वीजा। संक्षेप में थोड़ा सा मैं आपको H1B वीजा जो है कि उसको समझाऊं, उससे पहले थोड़ा सा ये पॉलिसी के पीछे जो मेन कॉन्सेप्ट है उसको समझिए। दरअसल जब डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में आए थे, जब चुनाव लड़ रहे थे वर्ष 2016 में, तो उन्होंने जो है कि जो जीत हासिल की उसके पीछे समीक्षक यह मानते हैं कि उस समय की आर्थिक परिस्थितियां ज़्यादा जिम्मेदार थीं और साथ ही साथ डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका फर्स्ट की जो पॉलिसी अपने चुनाव प्रचार में उद्घोषित की, उसका
प्रभाव ज़्यादा पड़ा। अदरवाइज हिलेरी क्लिंटन काफ़ी अच्छी उम्मीदवार थी और पूरे वर्ल्ड की मीडिया यह कह रही थी कि हिलेरी क्लिंटन का वहाँ पर राष्ट्रपति बनना तय है। बावजूद इसके डोनाल्ड ट्रंप जब जीत के आए तो उनके पीछे जब कारणों की समीक्षा हुई तो पता चला कि चूंकि लोग अब जो है कि त्रस्त हो चुके हैं बेरोजगारी से, कम आय से, और जब अमेरिका फर्स्ट के बाद कहा गया और साथ ही साथ यह कहा गया कि यूएसए की जितनी बाउंड्री हैं, चाहे वो मैक्सिको के साथ हो या किसी के साथ हो, या जो उसकी पॉलिसी है उन सभी को चेंज करके अमेरिका के लोगों पर पहले ध्यान दिया जाएगा, बाकी विश्व के ऊपर बाद में। तो इससे वहां के लोगों को क्या लगा, अच्छा लगा, और उनको लगा कि अब हमारे लिए कुछ सोचा जा सकता है। अब देखिए हुआ क्या है कि वह जो नीति थी उसमें कई बार डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी इस नीति को आगे बढ़ाया, लेकिन जो कोविड-19 की बीमारी उत्पन्न हुई है इसने अर्थव्यवस्था जो है अमेरिकी अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। साथ ही साथ वहां पर जिस तरह से बेरोजगारी बढ़ रही है और आने वाले समय में ये जो बीमारी का प्रसार पूरी विश्व में फैलता जा रहा है, इसके वजह से यह कहा गया है कि यहाँ के लोगों को अब अमेरिका फर्स्ट की नीति को और मजबूती से इंप्लीमेंट करने की जरूरत है। हाल ही में वहाँ के राष्ट्रपति ने देश में अगले 90 दिनों के लिए नए ग्रीन कार्ड जारी किए जाने पर रोक लगा दी है। ग्रीन कार्ड को इस रूप में समझिए कि पहले आप जब वहां पर जाते हैं तो आप किसी तरह से अगर वहां पर जाएंगे तो क्या लेना होगा, वीजा लेना होगा। और वीजा किस लिए, कि आप किसी कार्य के लिए जाते हैं तो आपको वीजा लेना होता है। वीजा अब जब आप धारित करते हैं तो कुछ समय बाद आप जो कि ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और ग्रीन कार्ड का अप्लाई करने का मतलब यह है कि धीरे धीरे अब आप यूएसए की नागरिकता प्राप्त करने के चरण में आगे बढ़ चुके। तो पहले इन्होंने कहा कि अब जो है कि जो नए ग्रीन कार्ड है वो जारी नहीं किए जाएंगे, अर्थात जिन लोगों की वीजा की अवधि समाप्त होगी अब उनको कहां भेजा जाएगा, अपने घर वापस भेजा जाएगा। साथ ही साथ कोविड-19 के कारण जो बेरोजगारी बढ़ी है वहां पर अब एक मांग उठने लगी है कि आप अमेरिकी कामगारों की आय और रोजगार के अवसरों को बढ़ाया जाए। इसके लिए H-1B वीजा, H-4, L-1, B-1, B-2 जैसे प्रवासी जो श्रमिकों से जुड़ी हुई योजनाएं हैं वो जो उनको लाभ मिलता था उन पर रोक लगा दी जाए। और इसी के लिए 22 अप्रैल को डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी कामगारों के हितों की रक्षा हेतु एक घोषणा जारी की और उसमें इन्होंने कहा कि सभी उद्योगों को, सभी सेक्टरों को 30 दिन के अंदर अमेरिकी कामगारों को प्राथमिकता देने की अपनी नीति बनानी होगी। और इस तरह से जब वहां के कंपनियों को इस प्रकार का आदेश है तो अब वह बधी हुई हैं इस आदेश से। उन्हें सबसे पहले क्या करना होगा, अमेरिका के लोगों के लिए नीति बनाना होगा। और जब नीति बनाना होगा तो कहीं ना कहीं जो प्रवासी लोग हैं उनके साथ जो है कि दिक्कत होगी, उनको वापस भेजा जाएगा। अब देखिए, अब मैं बताता हूं आपको H-1B वीजा। H-1B वीजा दरअसल इसको इस रूप में समझिए कि यह एक गैर अप्रवासी वीजा है। अप्रवासी वीजा का मतलब है कि आप वहां पर जा रहे हैं, कुछ समय के लिए वीजा मिला है और जब वीजा की अवधि खत्म होगी आपको जो है कि फिर वापस आ जाना है। जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका में एक नीति थी, वह है अमेरिका में आव्रजन और राष्ट्रीयता अधिनियम की धारा 101 की सब आर्टिकल 15 के तहत। ये सब चीज़ें मैंने इसलिए नहीं लिखा है कि आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, तो इसके लिए परेशान मत होइएगा। तो वहाँ पर एक बस ये समझ लीजिए कि अमेरिका में जो बाहर से आने वाले जो माइग्रेंट्स हैं उनके लिए एक जो है कि नेशनल एक्ट है और उसी की धारा के तहत यह वीज़ा प्रदान किया जाता है। अब होता है क्या है, यह वीज़ा जो प्रदान किया जाएगा, जो वहाँ पर कंपनियाँ हैं वह अपनी कंपनियों में बाहर के लोगों को अगर हायर करना चाहते हैं तो उनको अस्थायी रूप से रोजगार दिया जाता है। ध्यान दीजिए, ये स्थायी रोजगार नहीं है कि आपको 10 साल 20 साल के लिए बुलाया गया, और स्थायी रूप से रोजगार देने की अनुमति देता है, उनको बुलाया जाता है, इसके लिए आपको वीजा प्रदान किया जाता है। तो अब ये देखिए, जब वीजा वहां से दिया जाएगा तो इसके लिए क्या है, अमेरिका की सरकार से वहां के कंपनियों को अनुमति लेनी होती। इसको आसान शब्दों में समझाऊं, मान लीजिए मुझे लगता है कि मुझे अमेरिका में जाकर रोजगार करना है, तो मैं क्या करूंगा, मुझे कोई कंपनी बुला रही है तो कंपनी मेरे डेटा लेगी, अमेरिकी सरकार के सामने रखेगी, और वह अगर मुझे जब अनुमति दे देंगे कि हम मैं आ सकता हूं तो क्या होगा, मुझे एक वीजा दिया जाएगा जिसका नाम है H-1B वीजा। तो अब देखिए, जैसे भारत के लोग हैं या कहीं अन्य देश के जो लोग हैं जो कि स्किल्ड लेबर हैं, जब वह वहां पर जाते हैं इसके लिए अप्लाई करते हैं, इसको H-1B वीजा बोलते हैं। स्क्रीन पर जो लिखा है इसको थोड़ा सा समझिए।
देखिए जैसा क्या लिखा है कि H1B वीजा अमेरिकी सरकार के द्वारा दिया जाने वाला वीजा है और इसे प्राप्त करने के बाद कामगार एक निश्चित समय में अस्थायी रूप से वहां पर रहकर कार्य कर सकता है। इसको प्राप्त करने के लिए आपको न्यूनतम मानकों का पालन करना होता है, जैसे या तो आप ग्रेजुएट हो या फिर जो है कि उसके समकक्ष कोई डिग्री हो, आप के पास किसी क्षेत्र का स्पेशलाइजेशन हो, तभी ये आपको दिया जाएगा। जैसे इसमें इसके लिए जब आप अप्लाई करते हैं तो आपको क्या करना होता है, पहले अमेरिका में एक विभाग है जो इमिग्रेशन को देखता है, जो आव्रजन के नियमों को देखता है, उसके सामने एक इंटरव्यू देना होता है। इंटरव्यू में आपसे क्या पूछा जा सकता है कि अगर मान लीजिए आपको, यदि आप जिस कंपनी में जा रहे हैं आपका मैनेजर आपको नौकरी से निकाल दे तो आप क्या करेंगे। आप जो है कि ये जो प्रोजेक्ट है या जिस क्षेत्र जिस काम करना चाहते हैं उसके लिए आप यूएस से ही क्यों आना चाहते हैं, आप भारत से क्यों नहीं काम कर रहे हैं। अगर जो है कि क्या आपको लगता है कि जिस कंपनी में आप आ रहे हैं यह कंपनी अच्छी है या लॉयल है, साथ ही साथ आपको जो है कि अमेरिका में आपके परिचय के कितने लोग रहते हैं। कुल मिलाकर आपसे एक इंटरव्यू के रूप में यह देखा जाता है कि क्या आप वास्तव में अमेरिका में रह के अमेरिका की कंपनियों को लाभ पहुंचा सकते हैं, यहाँ के लोगों के साथ द्वेष भावना तो नहीं रखेंगे। तो कई प्रकार के प्रश्नों को पूछने के बाद क्या होता है, आपको यह वीजा दे दिया जाता है। अब देखिए अमेरिका सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष अधिकतम लगभग जो है कि 65,000 H1B वीजा जारी किया जाता है और जो यह 65,000 की लिमिट है, ध्यान रखिएगा, जो शिक्षण संस्थान है अगर वहां पर आपको पोस्ट ग्रेजुएशन करना है या उससे हायर कोई डिग्री लेनी है तो इसमें शामिल नहीं होता। अगर हम इसमें यह कहें कि पोस्ट ग्रेजुएशन और रिसर्च तक की अगर सभी चीज़ों को हम शामिल कर लें तो लगभग यह जो आपका अधिकतम जो वीजा का ये लिमिट है ये 65,000 नहीं होगा, ये 85 हो जाएगा, क्योंकि शिक्षण क्षेत्रों के लिए 20,000 आवेदन अलग से रखे जाते हैं। कुल मिलाकर अभी हमें जो फोकस करना है वो 65,000 पर। अब देखिए कि अब क्या हुआ कि आपने वीजा प्राप्त कर लिया, तो अब वहाँ पे एक नियम यह है कि आखिर मान लीजिए आप वहाँ पर गए और आपने वहाँ पे कुछ समय काम किया या आपने किसी तरह से काम छोड़ दिया या आपकी कंपनी आपसे को आपके काम से निकाल दिया, तो आपको क्या करना होगा, एक निश्चित समय में आपको रोजगार ढूंढना होता है। अगर आप रोजगार नहीं ढूंढ पाते तो आपको क्या किया जाएगा, आपको अपने देश भेज दिया जाएगा। अब यही चुनौती सबसे बड़ी ये है कि पहली बात तो इंडिया से बड़ी संख्या में लोग जा रहे हैं और उसके बाद जो लोग अब वहां पे हैं उनको चूंकि कंपनियां वहां की क्या कर रही हैं, बाहर कर रही हैं, तो उनको अगर 2 महीने में, कुछ क्षेत्रों में 2 महीने, कुछ क्षेत्रों में 3 महीने की अवधि है, अगर वह रोजगार नहीं ढूंढ पाते हैं तो उनको क्या होगा, वापस भेजा जाएगा। और जब वापस भेजा जाएगा तो इनके लिए काफी क्या होगा, चुनौतियां होंगी। अभी जो यह जो नियम है जिसमें यह कहा गया है कि अमेरिका फर्स्ट की नीति अपनाई जाए और जो लोग अमेरिका में काम कर रहे हैं उनको अगर बाहर निकाला जाता है तो उनको 2 महीने बाद वापस भेजा जाएगा। लेकिन वहां पे जो स्वास्थ्य कर्मी हैं इनको लेकर जो है कि इनको थोड़ा सा छूट दी गई है और वो इस वजह से दी गई है सिर्फ चूंकि कोरोना वायरस की वजह से वहां पर ज़्यादा स्वास्थ्य कर्मियों की ज़रूरत है। और अगर हम अमेरिका में जितने स्वास्थ्य कर्मी कार्य करते हैं तो उसमें से 17% अर्थात 17% जो है कि जो वहां पे स्वास्थ्य हेल्थ वर्कर्स हैं वह बाहर के हैं, तो इनके लिए छूट दी गई है। लेकिन बावजूद इसके अगर पूरे हम देखें कि H1 वीजा जो धारक हैं वह सबसे बड़ी संख्या में जाते हैं इंडिया से। देखिए अभी वर्ष 2020 और 21 के लिए अमेरिकी सरकार के पास जो आवेदन प्राप्त हुए थे वीजा को लेकर, लगभग 2 लाख से ज़्यादा, लगभग 2.25 लाख के करीब वीजा के आवेदन प्राप्त हुए थे। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इसमें से 67% जो आवेदन किए गए थे भारत के लोगों से किए गए थे। इसीलिए H1B वीजा के जो नियम कठोर किए जा रहे हैं उनमें परिवर्तन किए जा रहे हैं, तो भारत को ही सबसे ज्यादा क्या होगा, नुकसान होगा। क्योंकि यह जो लोग अमेरिका में हैं न सिर्फ यह रेमिटेंस का बहुत बड़ा स्रोत है बल्कि वहां पे यह रोजगार करके भारत के हितों का संरक्षण करते हैं। अब जब उनको वहां से हटाया जाएगा तो भारत के सामने चुनौती होगी इन लोगों को कहां रोजगार दे, तो साथ ही साथ जो विदेशी डॉलर हमारे पास आते थे वह क्या होंगे, कम आएंगे। लेकिन कुल मिलाकर अमेरिका ने क्या किया है, अपनी नीति में परिवर्तन कर लिया है। अब देखिए
अब इससे क्या होगा कि उन्होंने कह दिया कि हम अपने नीतियों में परिवर्तन कर रहे हैं, H1B वीज़ा अब जो है कि नए जारी नहीं किए जाएंगे। तो साथ ही साथ वहाँ पर जो लोग काम कर रहे हैं उनको भी जो है कि हो सकता है हटाया जाए। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अभी लगभग 2.5 लाख से ज़्यादा लोग जो कि अमेरिका के हैं उनको उनका रोजगार छीन चुका है। साथ ही साथ चूंकि लॉकडाउन जैसे जैसे ज़्यादा खींच रहा है उसके वजह से बहुत से बड़ी संख्या में लोग अपने घरों से नहीं निकल रहे हैं, काम नहीं कर पा रहे हैं। तो वह क्या कर रहे हैं, बेरोजगारी भत्ता अमेरिका की सरकार से मांग रहे हैं। तो अमेरिका की सरकार के सामने डबल चुनौती है। डबल चुनौती ये है कि कैसे वह विश्व के साथ अपने संबंधों को मेंटेन करे, तो साथ ही साथ अगर वह प्रवासी जो कामगार हैं उन पर रोक नहीं लगाती है तो क्या होगा, उसको बहुत बड़ी मात्रा में अपने लोगों को बेरोजगारी भत्ता देना होगा। लेकिन इसके साथ एक और चुनौती है। चुनौती ये भी है कि वहाँ की जो कंपनियां हैं वह भारत, चीन जैसे देशों से बहुत बड़ी संख्या में लोगों को हायर करती हैं। इसका कारण यह है कि यहाँ भारत और चीन के लोग स्किल्ड भी होते हैं, तो साथ ही साथ कम आय में, कम मजदूरी में, कम जो है कि अपनी डिमांड में वह रोजगार करते हैं, अच्छा अपनी सर्विसेज देते हैं। अब देखिए वहाँ पे जो कंपनियां हैं अगर वह क्या करें, अमेरिका के ही लोगों को सिर्फ क्या करें, नौकरी दें, तो उनका प्रॉफिट क्या होगा, कम होगा। और प्रॉफिट कम होगा तो जो है कि कंपनियों को रन करना क्या होगा, काफ़ी चुनौतीपूर्ण हो जाएगा। अगर हम इसको भारत जो अमेरिका में काम कर रहे भारतीय कंपनियों के संदर्भ में भी अगर देखें तो उनको काफ़ी दिक्कत होती है। मान लीजिए कंपनी कोई कंपनी है, उसने जो है कि कंपनी ने क्या कर रखा है कि 30% अमेरिका के लोग हैं और बाकी लोग जो है कि इंडिया या पास के क्षेत्रों से हैं। अब इंडिया के लोगों के साथ क्या है, उनका म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अच्छा है, साथ ही साथ कम आय में अच्छा रोजगार देते हैं। अब भारत की कंपनी कोई जो वहाँ पे स्थापित की गई है उससे कहा गया कि नहीं, आप अमेरिका के ही लोगों को, तो अब जो भारतीय कंपनी थी जो अपनी आय कुछ बचा पा रही थी वो तो बिल्कुल बचा नहीं पाएगी। तो इससे एक नई चुनौती होगी कि हो सकता है आने वाले समय में कंपनियां अमेरिका से बाहर निकले। तो इसलिए अब जो है कि अमेरिका के सामने कई प्रकार की चुनौती है, कैसे प्रवासी कामगारों को वह आने से रोके, साथ ही साथ यहाँ की कंपनियों को यहीं पर रोके, और जो देश के अंदर अब जो है कि दूसरे देश से आए लोगों के प्रति जो जेनोफोबिया या जो रेसिज्म का भाव उत्पन्न हो रहा है उसको भी कंट्रोल करे। क्योंकि वहाँ के लोगों को लगता है कि इससे क्या हो रहा है कि बाहर से जो लोग आते हैं वो हमारे रोजगार को छीन लेते हैं। तो इस तरह से आने वाले समय में H1B वीजा में यह जो नियम और चेंजिंग किया जा रहा है, ये जो परिवर्तन लाया जा रहा है, इसका एक बहुत बड़ा जो है कि चुनौती न सिर्फ भारत के लिए होगा बल्कि जो है कि अमेरिका के लिए भी हो। लेकिन चूंकि हमें अगर भारत के संदर्भ में इसमें हम देखें तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि यहाँ से बहुत बड़ी संख्या में जो हम रेमिटेंस प्राप्त करते थे वह नहीं हो पाएगा। और एक चीज़, अब भारत के लोगों की एक टेंडेंसी है कि जो भी लोग वहाँ पे जाते हैं, भारत के साथ साथ चीन के लोगों को भी है कि जो वो लोग वहाँ जाते हैं क्योंकि वहाँ पे कार्य करने की दशाएं काफ़ी ज़्यादा हैं और उनके सुविधाएं भी काफ़ी अच्छी मिल जाती हैं। इसके वजह से लगभग 24% लोग वहीं पे ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई कर देते थे। ग्रीन कार्ड मिलने का मतलब है कि अब वहाँ पे आप पहले की तुलना में स्थायी हो चुके हैं, अब आप नागरिकता के लिए भी क्या कर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं। तो इस तरह से जो बड़ी संख्या में आपने सुना होगा अमेरिका में भारतीय मूल के लोग रहते थे, इन लोगों में कमी आएगी। भारतीय मूल के लोगों का किसी देश, यूरोप या अमेरिका जैसे देशों में कमी आने का मतलब यह है कि आने वाले समय में भारत के मतों का समर्थन करने वाला जो बड़ा समुदाय है उसमें कमी आएगा। आपने एक चीज नोट किया होगा कि हमारे जो संबंध है अमेरिका के साथ वो बनते ही चले जा रहे हैं या विकसित होते चले, उसके पीछे का कारण यह है कि वहां भारतीयों की संख्या क्या है, बहुत बड़ी है। और सिर्फ जो है कि एक जनसंख्या के रूप में नहीं है बल्कि कंपनी के रूप में, एम्प्लॉय के रूप में अच्छे अच्छे पदों पर जो है कि भारतीय वहां पर हैं। तो कहीं ना कहीं हर तरीके की चुनौतियां इस समय उभरती हुई दिख रही हैं। आगे देखना यह होगा कि कैसे यह जो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट थी जिसमें यह कहा गया है कि संरक्षणवाद को, भावना को बढ़ावा मिलेगा, तो जिस तरह से अमेरिका ने जो है कि अमेरिकी फर्स्ट की नीति अप्लाई की है, बाकी यूरोपीय यूनियन के देश, अन्य जो बड़ी अर्थव्यवस्थाएं वह किस रूप में अपना डिसीजन लेती हैं। क्योंकि इससे तो क्या होगा, सभी देश यह कहेंगे कि पहले हमें अपने नागरिकों को रोजगार देना है, बाकी किसी दूसरे। तो इस तरह से एक जो ग्लोबलाइजेशन का एक दौर आया था उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी सी चुनौती उत्पन्न हो सकती है। खैर आने वाले समय में इसमें कुछ भी अपडेट होगा तो मैं जरूर आपसे डिस्कस करूंगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।